हमारे आसपास देखिए, सब कुछ किसी न किसी तरह की गति में है। एक पत्ता जो पेड़ से गिरता है, आसमान में तैरता हुआ चांद, यहां तक कि हमारे अंदर दौड़ता हुआ खून भी। पर कभी सोचा है कि इन सब गतियों के पीछे के नियम क्या हैं? क्या कोई ऐसी रूल बुक है जो तय करती है कि कौन सी चीज कैसे चलेगी? हाँ, बिल्कुल है। और ये नियम न्यूटन के गति के नियमों के नाम से जाने जाते हैं। चलिए एक बहुत पुराने और दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। एक सेब जब पेड़ से टूटता है तो वो सीधा जमीन पर ही क्यों गिरता है? और वहीं दूसरी तरफ इतना बड़ा चांद वो हमारे ऊपर आसमान में कैसे टिका रहता है, वो क्यों नहीं गिरता? ये एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब ब्रह्मांड को देखने के हमारे नजरिए को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। देखिए, न्यूटन से पहले की दुनिया में गति को समझना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अरस्तु जैसे महान विचारकों का मानना था कि चीजें स्वभाव से आलसी होती हैं। मतलब किसी भी चीज को चलाने के लिए उस पर लगातार कोई धक्का या खिंचाव लगाना जरूरी है। जैसे ही आपने धक्का देना बंद किया, चीज अपनी असली यानी रुकी हुई हालत में वापस आ जाएगी। बस यही उसकी फितरत है। तो आइए गति के इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक इंसान की सोच ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और फिर साल 1687 में सीन पर आते हैं सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने अपनी किताब छापी, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इस किताब में कोई कहानी नहीं थी, बल्कि इसमें थी 3 मास्टर चाबियां, 3 ऐसे नियम जिन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों के ताले खोल दिए और हमें गति को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका दिया। अच्छा, तो आखिर ये 3 मास्टर कीज हैं क्या? चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। ये है न्यूटन का पहला नियम, बिल्कुल उन्हीं के शब्दों में। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना? चलिए इसको एकदम आसान बनाते हैं। इस नियम को जड़त्व यानी इनर्शिया का नियम भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि चीजें जो कर रही हैं वही करते रहना चाहती हैं। अगर कोई फुटबॉल मैदान में चुपचाप पड़ी है तो वो वहीं पड़ी रहेगी, और अगर कोई चीज एक सीधी लाइन में चल रही है तो वो बस चलती ही रहना चाहेगी, जब तक कि कोई बाहरी ताकत आकर उसे रोके या उसकी दिशा ना बदले। अब आते हैं दूसरे नियम पर। न्यूटन ने यहां गति में बदलाव की बात की है, जिसे आज की भाषा में हम मोमेंटम कहते हैं। मतलब किसी चीज का वजन और उसकी स्पीड का कॉम्बिनेशन। और इस पूरे नियम का निचोड़ फिजिक्स के शायद सबसे मशहूर फॉर्मूले में छिपा है। F बराबर है ma, यानी फोर्स बराबर है मास गुना एक्सेलरेशन। ये छोटा सा फॉर्मूला हमें बताता है कि किसी भारी चीज को हिलाने में ज्यादा दम क्यों लगता है, या किसी चीज की स्पीड बढ़ाने के लिए कितना जोर लगाना पड़ेगा। कमाल है ना? इसी एक फॉर्मूले से हम कार चलाने से लेकर रॉकेट लॉन्च करने तक सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। और आखिर में है तीसरा नियम, हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। ये लाइन हम सबने सुनी है, लेकिन इसे अक्सर गलत समझा जाता है। इसका असली मतलब क्या है? यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा 2 अलग अलग चीजों पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर, जब पृथ्वी एक किताब को अपनी ग्रेविटी से नीचे खींचती है, तो वो किताब भी पृथ्वी को उतनी ही फोर्स से ऊपर खींचती है। हाँ, ये सच है। हमें पृथ्वी का खिंचाव महसूस नहीं होता क्योंकि उसका मास बहुत बहुत ज्यादा है, लेकिन फोर्स बराबर है। एक रॉकेट भी तो इसी नियम पर उड़ता है। वो तेजी से गैस को नीचे फेंकता है और गैस रॉकेट को ऊपर धकेलती है। तो अब जब हमारे पास ये 3 मास्टर कीज हैं, तो चलिए अपने पहले वाले सवाल पर लौटते हैं। सेब और चांद की उस पहेली को कैसे सुलझाएं? इसका जवाब न्यूटन के एक कमाल के थॉट एक्सपेरिमेंट यानी एक दिमागी प्रयोग में छिपा है। जरा सोचिए, एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर एक तोप रखी है। अगर आप धीरे से फायर करते हैं तो गोला कुछ दूर जाकर जमीन पर गिर जाएगा, ठीक है? अगर आप थोड़ा और जोर से फायर करते हैं तो वो और दूर जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर आप उसे ठीक इतनी तेज रफ्तार से फायर करें कि वो नीचे तो गिरे, पर जितनी देर में वो नीचे पहुंचे उतनी देर में पृथ्वी की गोल सतह भी नीचे की तरफ घूम जाए? तब क्या होगा? वो गोला कभी जमीन से टकराएगा ही नहीं। वो बस पृथ्वी के चारों तरफ गिरता रहेगा। और इसी को हम ऑर्बिट कहते हैं। और बस यही तो हो रहा है चांद के साथ। चांद असल में हर पल पृथ्वी की तरफ गिर रहा है, लेकिन उसका इनर्शिया यानी पहला नियम उसे सीधा आगे की तरफ ले जाना चाहता है। तो एक तरफ ग्रेविटी का खिंचाव है और दूसरी तरफ आगे भागने की जिद। इन दोनों का बैलेंस ही उसे एक ऑर्बिट में बनाए रखता है। तो आखिर में जवाब क्या मिला? सेब और चांद दोनों ही गिर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि चांद साइड में इतनी तेजी से चल रहा है कि वो हमेशा पृथ्वी को मिस कर जाता है। न्यूटन के नियम बिना शक बहुत शक्तिशाली हैं, पर क्या वो पूरी कहानी है? क्या वो सब कुछ समझा सकते हैं?
लगभग 200 सालों तक को तो ऐसा ही लगा कि न्यूटन ने यूनिवर्स की रूल बुक लिख दी है। उनके नियमों से ग्रहों की चाल का सटीक अंदाजा लगाया जा रहा था, बड़ी बड़ी मशीनें बन रही थीं और हमारी रोजमर्रा की दुनिया के लगभग हर क्यों का जवाब उन्हीं नियमों में था। लेकिन विज्ञान कभी एक जगह नहीं रुकता। 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने ऐसी चीज़ों को देखना शुरू की जो या तो बहुत बहुत तेज थीं या बहुत बहुत छोटी थीं, या जहां ग्रेविटी हद से ज़्यादा थी। और इन एक्सट्रीम हालात में न्यूटन के नियम जवाब दे जाते हैं। जब कोई चीज़ लगभग प्रकाश की गति से चलती है तो वहां आइंस्टीन की स्पेशल रिलेटिविटी काम आती है। जब ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो कि स्पेस और टाइम ही मुड़ जाए, जैसे किसी ब्लैक होल के पास, तो हमें जनरल रिलेटिविटी की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम एटम की अजीब सी दुनिया में झांकते हैं तो वहाँ क्वांटम मैकेनिक्स का राज चलता है, जिसके नियम तो बिल्कुल ही अलग हैं। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ले आता है। न्यूटन के नियम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए एकदम सही हैं, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं है। उन्होंने हमें सिखाया कि इस ब्रह्मांड को तर्क और गणित से समझा जा सकता है, पर उन्हीं के नियमों की सीमाएं हमें ये भी बताती हैं कि जानने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो सवाल ये है, अगर न्यूटन के यूनिवर्सल समझे जाने वाले नियमों की भी एक हद है, तो इस ब्रह्मांड के और कौन से गहरे राज हैं जिनकी खोज होना अभी बाकी है?